हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी बायोलॉजी के टॉपिक पर होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था सेल के बारे में, और उसमें मैंने छोड़ा था कहाँ पर लाके आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल जब आए थे स्टार्टिंग में तो पूरी तरह से विकसित नहीं थे। किस तरह के मोबाइल हुआ करते थे? कुछ इस तरह के मोबाइल हुआ करते थे, कीपैड वाले, या कीपैड वाले स्क्रीन होती थी इतनी छोटी, लेकिन इनसे पहले एंटीना फ़ोन आया करते थे। ठीक, तो ये सबसे पुराने मोबाइल थे और इनसे भी पहले टेलीफोन थे। तो धीरे धीरे विकसित होकर आज हमारे पास स्मार्टफोन आ चुका है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का खेल है। क्या सबसे पुरानी कोशिकाएं जो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित नहीं होती थी। तो देख जानते हैं इनके बारे में क्या है कि सबसे पहली कोशिकाएं कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। मैंने हल्का सा इसका एक चित्र भी बना दिया है, इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। क्या ये कोशिकाएं अविकसित होती हैं, पूर्ण विकसित नहीं होती। अविकसित होने का मतलब क्या हुआ कि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक जो कि कोशिका का मुख्य भाग होता है। हर काम में कोशिका के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है कोशिका के केंद्रक होता है। ठीक है, और केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है, तो इसलिए ये कौन सी कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। इसमें कोशिका के अंग अनुपस्थित होते हैं, काफ़ी सारे अंग कोशिका के अनुपस्थित होते हैं। ठीक, और आकार इनका बहुत छोटा होता है। आकार कितना होता है इनका? 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 से 10 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? देखो, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। यानी कि इतना आकार छोटा है इनका कि सूक्ष्मदर्शी से भी बहुत बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत छोटा आकार इनका होता है। और इनमें जो श्वसन होता है ना, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। अब प्लाज्मा झिल्ली क्या है? ये जो बनी हुई है ना, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होती है ये, जिसे प्लाज्मा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कह देंगे। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली होती है जिसके द्वारा इनमें श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किसके द्वारा होता होगा? जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। ठीक, अब इनमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। ठीक, और इनमें डीएनए का केवल एक सूत्र होता है। डीएनए को आप जानते हैं ना कि डीएनए के सूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं? इसमें डीएनए होता है। इनमें एक प्रोटीन होता है, एक हिस्टोन नामक प्रोटीन जो होता है ना, जो गुणसूत्र बनने में के लिए हिस्टोन नामक प्रोटीन होना अनिवार्य है केंद्रक बनने के लिए। केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो हिस्टोन नामक प्रोटीन इनमें नहीं होता है। डीएनए का केवल एक सूत्र होता है, इसलिए इनमें गुणसूत्र ज़्यादा नहीं बन पाते। ठीक, अब कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें, मतलब कौन कौन सी जो जीव हैं जिनमें पाई जाती है, कौन सी वो जीव कौन से हैं? इनके एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल होंगे इनके जीवाणु, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल ईटीसी। ठीक, तो ये इनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि पुरानी वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि पूरी तरह से विकसित नहीं थी। इनमें केंद्रक यानी कि कई सारे कोशिका के अंग नहीं होते। कोशिका के अंग जैसे कि आपका केंद्रक नहीं होता, सबसे पहले जो मुख्य भाग है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं होता, और भी बहुत सारे अंग हैं जो कोशिका के इनमें नहीं होते। जब मैं इनका डिफरेंस लिखवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक कोशिका। अब जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में समझ लो आप, ये जो है इसे क्रोमेटिड बोलते हैं। देखने में तो ये लग रहा हो जैसे केंद्रक जैसा हो, जैसे केंद्रक बना हुआ, लेकिन ये केंद्रक नहीं है। केंद्रक नहीं है इनमें क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड है, यानी कि डीएनए का केवल एक सूत्र है। ये डीएनए का केवल एक सूत्र है। डीएनए का सूत्र है केवल एक सूत्र, जो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे। ठीक, इनमें क्या नहीं होता? इनमें साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य नहीं होता। मतलब जीव द्रव्य तो होता है, केंद्रक द्रव्य नहीं होता। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य नहीं होता। केंद्रक द्रव्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया जब केंद्रक है ही नहीं इनमें तो केंद्रक द्रव्य कैसे होगा? ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों अपने सेकंड नंबर वाली कोशिका को, जो होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है,
कौन सी होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं। अब कोशिका पहले तो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, विकसित नहीं थी, अब कोशिका विकसित होने लगी धीरे धीरे, तो इसमें सभी तरह के अंग अब पाए जाने लगे। देखो जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है हमारी, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक। और ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है, और साथ ही साथ इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। सभी कोशिकांग का मतलब जैसी कोशिका होगी, जिस कोशिका अंग की उसमें ज़रूरत होगी, वो सब उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक। इनमें डीएनए जो होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है, यानी कि बाई हेलिक्सेल करके बोलते हैं कुछ ऐसा, तो ये उसमें उपस्थित होता है, ठीक। और साथ ही साथ इनका शोषण कैसे होता है? देखो शोषण होता है इनका माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। शोषण ये करती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा शोषण ये करती है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में, जो कोशिका के अंग हैं, इनके बारे में हम अभी और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, पूर्ण विकसित होती हैं, सभी कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। डीएनए जो होता है, या ये कह लो आप, मैंने बताया था ना, एक सूत्र के रूप में, दोहरे सूत्र के रूप में होता है, ठीक है, दोहरे सूत्र के रूप में, ठीक। और इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक। शोषण ये करती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और सभी कोशिकांग इनमें उपस्थित होते हैं। अब जान लेते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये इनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो इनके एग्जाम्पल होंगे जीवाणु, जीवाणु जो था, और नील, हरित, शैवाल को छोड़कर जितनी भी कोशिकाएं हैं सब कौन सी होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और ये होती कितने प्रकार की हैं? ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं 2 प्रकार की। यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं 2 प्रकार की। यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में देखो आप, कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक होती है पादप कोशिका, पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल आप कहेंगे इंग्लिश में, प्लांट सेल, ठीक। दूसरी होती है जंतु कोशिका, जिसे एनिमल सेल कहेंगे, ठीक। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, कौन सी? प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, और जंतु कोशिका, ठीक। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कोशिका तो एक ही है। देखो कोशिका में डिफरेंस होगा सिर्फ उसके कोशिका के अंगों का, कोशिका के अंगों का डिफरेंस होगा, बाकी कोशिका तो एक ही है ना। तो अब इनमें जान लेते हैं कौन कौन से अंग होते हैं इनमें। तो इसमें आप कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों अपने कोशिका के अंगों के बारे में, ठीक। कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, और कौन कौन सी कोशिकाओं में कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। पहला है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो होती है, बनी किस चीज़ की होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, और सेल्यूलोज की ये बनी होती है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि पादप कोशिका में पाई जाती है तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो सबसे पहला डिफरेंस पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यही हुआ कि इनमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और जंतु कोशिका में
कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। ठीक, ये एक चीज़ डिफरेंस सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक, अभी सेल्यूलोज की बनी होती है। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है इनमें कि यह कोशिका भित्ति जो होती है ना सेल्यूलोज की बनी होती है और ये दृढ़ होती है, मजबूत होती है, दृढ़ होती है। तो इससे इसके दृढ़ होने से क्या होगा, इसके दृढ़ होने से क्या होता है कि ये पादप कोशिका को, पादप कोशिका का आकार और आकृति, आकार और आकृति बनाए रखती है, बनाए रखती है। मतलब जो पादप होते हैं उनकी आपने देखा होगा वो कितने टफ होते हैं। तो ये उसकी जो सेल्यूलोज होती है ना, तो पादपों में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। और जब पादपों में पाई जाएगी तो उसकी जो आकृति होती है उसकी टफनेस को बना के रखती है। ठीक है, उसका साइज, उसकी शेप बना करके बनाए रखती है। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी हम टच करेंगे तो दबती है। ठीक, ऐसे ही पादप में जब आप उसकी टच करेंगे ना, पेड़ को या किसी भी छोटे मोटे पौधे को भी, तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज काम करता है इसमें। होता है ना कि जैसे कुछ लोगों के पेट बाहर आ जाते हैं निकल करके, तो ऐसा कभी पेड़ में नहीं देखो क्या, पेड़ का पेट बाहर आ गया निकल करके। ठीक है, ये मजाक था। तो ये होता है, इसमें दृढ़ होती है पादप कोशिका, आकार और आकृति बनाए रखने में मदद करती है। ये जो होती है क्या, कोशिका भित्ति। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। ठीक, कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। ठीक, यह क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली होने का मतलब ये हुआ कि इसमें से कोशिका के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी और कोशिका के बाहर कौन सी चीज़ें जाएंगी, ये उसका निर्णय करती है। ठीक, यानी कि कोशिका के अंदर आने वाली चीज़ों का और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का पर ये नियंत्रण करती है। ये इसका मुख्य काम होता है कोशिका झिल्ली का। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है, कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना। ठीक, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और इसका काम होता है कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना। ठीक, अब ये अगर फुल्ली पैक होती है, यानी कि इसमें अर्धपारगम्य नहीं होती, तो इसमें से ना कोशिका के अंदर से कोई चीज़ बाहर आ सकती थी और ना ही कोई अंदर को जा सकती थी। ठीक है, और इस तरह से अगर ये पूर्ण होती, यानी कि पूर्ण पारगम्य होती, पूरी तरह से पारगम्य होती, तो सब कोशिका का जो द्रव्य है ना, साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, जीव कोशिका द्रव्य, वो बाहर अंदर होता रहता, तो इससे कोशिका में डिफरेंस आ सकता था। ठीक है, तो इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक, और ये दो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना करके समझा देता हूँ कि होता क्या है। मान लो ये कोई कोशिका है। ठीक, और ठीक, ये बनाई है मैंने पादप कोशिका। सबसे पहले मैं आपको पादप कोशिका समझा देता हूँ। ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका में जो है, सबसे पहले कोशिका भित्ति बताई थी मैंने आपको। तो सबसे बाहर की जो परत होती है ना, जो बाहर वाली परत है, ये वाली, ये होती है कोशिका भित्ति, यानी कि जो होती है ना कोशिका भित्ति होती है। ठीक, जो बाहर वाली परत है कोशिका भित्ति होती है। मैं लिख देता हूँ, कोशिका भित्ति। और जो अंदर वाली परत होती है, ये जो अंदर वाली परत है ना, ये वाली अंदर वाली परत जो है, ये होती है कोशिका झिल्ली। ठीक, ये होती है पादप कोशिका और ये है केंद्रक।
केंद्र को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी इसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी जो मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई आपको, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो ये जो बाहर वाली परत है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली परत है ना, इसे कोशिका भित्ति बोलते हैं और अंदर वाली परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक, अगर ये जंतु कोशिका होती, यही अगर जंतु कोशिका होती, देखो यही जंतु कोशिका होती, देखो आकार जो है ना कोशिका का कैसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका का और जंतु कोशिका के आकार में थोड़ा सा फर्क होता है कोशिका भित्ति की वजह से। लेकिन जंतु कोशिका कैसी भी हो सकती है, इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो बेसिक पार्ट या जो बेसिक ऑर्गन्स हैं इनमें, वो सब में सेम होते हैं लगभग। तो ये केंद्रक हो गया, लेकिन जो इसकी में जो होती है कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, तो कोशिका भित्ति तो हम इसमें बनाएंगे नहीं। तो ये जो है इसकी जो बाहर वाली परत है ये होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक, और टाइम टाइम पे मैं आपको बताता रहूँगा ये न्यूक्लियस होता है इसमें, कि और जब मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा ना इस टॉपिक को तो बताता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो थोड़ा ठीक है, फिलहाल यही रुकते हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे हम, कोशिका के और पार्ट रह गए हैं। ठीक है दोस्तों।